Hello students, so let us continue the prelims PYQ analysis of prelims 2023 question paper. Up to 54 questions already analyze कर चुके हम. So इस वीडियो में हम 55 to 62 questions डिटेल में एनालाइज करेंगे. Okay, so let us start with the question number 55. With reference to role of biofilters in the recirculating aquaculture system, how many are the correct statements? Biofilter recirculating aquaculture system. So this becomes the keyword. ये क्वेश्चन तो हमें देखेंगे, लेकिन पीवाईक्यू एनालिसिस के जो नोट्स होते हैं उसमें रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम क्या है, किसके बारे में है, व्हाट इज बायोफिल्टर्स, ये डिटेल चीजें हमें नोट्स में ऐड करनी है, तभी हमें आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चंस एक्स्ट्रा सही हो जाते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन इज बायोफिल्टर्स प्रोवाइड वेस्ट ट्रीटमेंट बाय रिमूविंग द अनईटन फिश फीड. व्हेन भी वेस्ट ट्रीटमेंट होता है तो कुछ तो चीज रिमूव करते हैं. अनईटन फिश फीड मतलब कि जो भी फिश ने नहीं खाया वो सड़ जाएगा, खराब करेगा, पानी को खराब करेगा. ओके, सो इसलिए बायोफिल्टर क्या करता है, वेस्ट ट्रीटमेंट करता है. बाय व्हाट, रिमूविंग द अनईटन फीड, फिल्टर करता है. इन शॉर्ट बायोफिल्टर का रोल वही है ना, तो फिल्टर करने का काम करता है. अनईटन फिश फीड है ना, फिश को जो खाना डाला जाता है या जो भी है वो जो ईट नहीं किया तो सड़ जाएगा, खराब होगा, उसको वेस्ट ट्रीटमेंट के मतलब कि रिमूव करके फिल्टर करके वेस्ट ट्रीटमेंट करता है. This is simply the definition of the biofilter. Okay, so इसलिए statement 1 is correct. Statement 2 भी correct है. क्यों? Biofilter convert ammonia present in fish waste to nitrate. फिश का जो वेस्ट है मतलब कि जो भी अनईटन फिश फीड है या जो भी मतलब कि जो भी है फिश का वेस्ट, फिश खाने के बाद लोग जो वेस्ट डालते हैं whatever, so उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करना. This is also one type of the waste treatment. Okay, so इसलिए statement 2 is also correct. थर्ड स्टेटमेंट देखो क्या है, बायोफिल्टर इंक्रीज द फास्फोरस. एक्चुअली फिल्टर विल नॉट इंक्रीज एनीथिंग. जो भी फिल्टर, सपोज कुछ भी चीज आप फिल्टर कर रहे हैं, उसके नेम से ही पता चल रहा है फिल्टर शुड रिड्यूस समथिंग. ओके, फिल्टर शुड नॉट इंक्रीज. सो फिल्टर इंक्रीज फास्फोरस मीन से इंक्रीज की वजह से रॉन्ग हो गया, इसलिए स्टेटमेंट 3 इज द रॉन्ग स्टेटमेंट. इसलिए बायोफिल्टर इंक्रीज फास्फोरस एज न्यूट्रिएंट फॉर फिश इन वाटर इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. और फास्फोरस इंक्रीज होने की वजह से एक्चुअली एक्वाकल्चर को डिफिकल्टी आ जाती है. उसमें एक कंसेप्ट है कुछ, तो आई एम नॉट एबल टू रिकॉल. तो वो कंसेप्ट मतलब कि अलगी का ग्रोथ हो जाता है ज्यादा, तो द वाटर विल बिकम मतलब कि दैट एक्वाकल्चर विल बिकम डेड, उसमें खराब हो जाएगा सिस्टम. ओके, सो इसलिए बायोफिल्टर्स इंक्रीज फास्फोरस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, इसलिए स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग. So only 2 is the answer. B option, only 2 is the answer of this question. Okay, so अच्छे से समझ लो आपकी बायोफिल्टर क्या है, रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम क्या है, उसको पीवाईक्यू एनालिसिस के नोट्स में ऐड करना है. आई विल डू इट ऑन माई सेल्फ, बट अगर आप खुद से एनालिसिस कर रहे हैं, खुद से नोट्स बना रहे हैं, तो यू कैन ऐड ऑल दिस थिंग्स. ओके, क्वेश्चन नंबर 56, हाउ मेनी आर करेक्टली मैच्ड ऑब्जेक्ट्स इन द स्पेस एंड डिस्क्रिप्शन दिया है. एक्चुअली इसमें कुछ भी ज्यादा एनालिसिस नहीं है, दिस इज द फैक्चुअल क्वेश्चन है, क्योंकि नेबुला, पल्सर्स एंड सिफिड्स, ऑल दिस थिंग्स आर केम इन द पीवाईक्यू एनालिसिस. प्रीवियस ईयर्स में ऑलरेडी आ चुका है, तो इसके डेफिनेशंस आपको पता होना है. इसमें कुछ भी लॉजिकल नहीं है, क्योंकि दीज आर द फैक्ट्स. जब ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें ज्यादा एनालिसिस नहीं होता है. तो क्या है, सिफिड का मीनिंग है ये और नेबुल का मीनिंग है ये. मतलब कि सेफिड का जो मीनिंग है वो नेब्यूल को दिया है, नेब्यूल का है सेफिड को दिया है. मतलब कि ये दोनों को जानबूझ के रॉन्ग किया है यूपीएससी ने. सेफिड क्या है, स्टार्स व्हिच ब्राइटन एंड डिम पीरियडिकली, बट वो नेब्यूल को दिया है. एंड नेब्यूल का जो है डेफिनेशन, जायंट क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस इन द स्पेस, वो एक्चुअली नेब्यूल का है, वो सेफिड को दिया है. मतलब कि ये दोनों रॉन्ग हो गए. ओके, सो ओनली करेक्ट स्टेटमेंट बचता है. सो दिस टू आर रॉन्ग. थर्ड इज पल्सर्स, न्यूट्रॉन स्टार्स दैट आर फॉर्म्ड when massive star run out of fuel and collapse. जब भी ऐसे that are when मतलब कैसे एक्सप्लेनेशन ज्यादा आता है कि हाँ न्यूट्रॉन स्टार्स that are formed, मतलब कि एक कंडीशन डाल दिया, न्यूट्रॉन स्टार that are formed when. So ऐसे जब फ्रेज आता है ना, तो ऐसे फ्रेज आपको लिख के रखना है कि that are formed when. ऐसे फ्रेज जब आता है ना, तो that statement is definitely correct. मतलब कि this is the factual question actually, but that are formed when, that are formed then, मतलब ऐसे जब फ्रेज आते हैं ना that and when, ये एक ग्रामेटिकल थिंग है, तो इसको ये करेक्ट हो जाता है. इसका आंसर हो गया ओनली 1. एक्चुअली दिस इज द फैक्चुअल क्वेश्चन, ज्योग्राफी से क्वेश्चन है. ऑलरेडी पीवाईक्यू में सेफिड्स, नेबुले एंड पल्सर्स सब आए हैं.
तो पीवाईक्यू एनालिसिस के नोट्स में इसके तीनों के एक्सप्लेनेशंस दिए हुए हैं। ऑलरेडी पीवाईक्यू एनालिसिस में हमने ये तीनों चीजें डिस्कस की है। सो दिस इज द रिपीटेड क्वेश्चन, ओके, ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके 100% सही होने, क्योंकि दिस इज द रिपीट क्वेश्चन। जो सीरियस एस्पिरेंट है, जो पीवाईक्यू एनालिसिस के नोट्स पढ़ता है, नोट्स निकालता है खुद से, या पीवाईक्यू एनालिसिस करता है, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ यूपीएससी, नॉट द क्लासेस और इंस्टीट्यूशंस, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिटेल में सॉल्व करता है, उनके ये क्वेश्चन सही में 100% करेक्ट होते हैं। ऐसे क्वेश्चन रॉन्ग होना इज नॉट अ गुड थिंग। ऐसे क्वेश्चन सही होने, क्योंकि ये हद के मार्क होते हैं। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट रिवीजन टाइप क्वेश्चन है, ओके। सो इसका आंसर हो गया ओनली वन। क्वेश्चन नंबर 57, which one of the following countries has its own satellite navigation system? ये भी क्वेश्चन फैक्चुअल है। इसका आंसर जापान है। इसमें कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट आपको देखना है कि और कौन कौन से कंट्री और हाउ मेनी अदर कंट्रीज, ये आपको ऐड करना है। इस बार आ गया जापान, बट जापान को छोड़ के और ऐसे कौन कौन से कंट्रीज है जिनके सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम्स है, वो सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम्स के नेम्स आपको याद रखना है। तो ये जो फैक्चुअल चीजें है, फैक्ट शीट्स है, इससे बनते हैं कि जो कंट्री है, एक क्वेश्चन दिया है, बट इस क्वेश्चन को पकड़ के आपको ऑलमोस्ट 10, 15, 20 क्वेश्चन कंट्रीज रहेंगे, उनके सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम्स रहेंगे, वो सिस्टम्स के नेम्स रहेंगे। हो गया एक क्वेश्चन। आपको डेफिनेटली आने वाले सालों में आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली सही होगा, ओके। इसको बोलते हैं पीवाईक्यू एनालिसिस, ओके। सो दिस इज एक्चुअली फैक्चुअल क्वेश्चन, बट नेक्स्ट ईयर इसके बेसिस पे अगर क्वेश्चन आया तो वो सही होना है आपका। इस साल आपका अगर नहीं भी सही हुआ या आपने स्किप किया हो, तो इसका आंसर जापान था, ओके। बट मेनी टाइम्स यू डोंट नो, बट अगर आपको हिंट आया है, इसके लिए ज्यादा 10 बुक्स नहीं पढ़ने, ओके। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आया है तो आपको पूरा लक्ष्मीकांत या पूरा एक बड़ा सा बुक नहीं पढ़ना है, एक सर्च मारना है गूगल पे, हाउ मेनी अदर कंट्रीज हैव देयर सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम्स, एंड उनके नाम क्या है, जीपीएस, दिस दैट। तो दिस बिकम वन नाइस फैक्ट शीट, ओके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स। सो अभी ये है साइंस एंड टेक का क्वेश्चन, बैलिस्टिक मिसाइल एंड क्रूज मिसाइल का क्वेश्चन है। सो इस ऐसे वाले क्वेश्चन में यूपीएससी क्या करती है, जब भी ऐसे देते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स आर जेट प्रोपेल्ड, एक्चुअली दे आर रॉकेट प्रोपेल्ड, ओके, एंड सबसोनिक, एंड द क्रूज मिसाइल्स आर एक्चुअली जेट प्रोपेल्ड। मतलब कि ऐसे जब देते हैं ना कि बैलिस्टिक मिसाइल्स आर जेट प्रोपेल्ड, फाइल डाल के जब भी दो स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करता है यूपीएससी, तो आधे स्टेटमेंट का एक का दूसरे को और दूसरे का एक को ऐसे करते हैं। मतलब कि बैलिस्टिक मिसाइल्स आर एक्चुअली द रॉकेट प्रोपेल्ड, बट बैलिस्टिक मिसाइल्स आर जेट प्रोपेल्ड लिखा है, एंड क्रूज मिसाइल्स आर एक्चुअली जेट प्रोपेल्ड, बट उसको रॉकेट प्रोपेल्ड लिखा है। तो ऐसे क्रॉस कर देता है यूपीएससी, एक का एक्सप्लेनेशन दूसरे को जोड़ के, दूसरे का एक को जोड़ के फाइल से स्टेटमेंट जोड़ता है। फाइल, जब भी कॉमा के बाद फाइल आता है ना, तो कॉमा के बाद फाइल आता है, आधा स्टेटमेंट के बाद कॉमा, एंड फाइल डाल के दूसरा सिमिलर स्टेटमेंट, एग्जैक्टली सेम स्टेटमेंट, तो एक का दूसरे को और दूसरे का पहले को डालता है। मतलब कि बैलिस्टिक मिसाइल रॉकेट प्रोपेल्ड है, बट उसको जेट प्रोपेल्ड डाल दिया, एंड क्रूज मिसाइल एक्चुअली जेट प्रोपेल्ड है, बट उसको रॉकेट प्रोपेल्ड, ऐसे उल्टा किया, इसलिए स्टेटमेंट रॉन्ग है। सिमिलरली अग्नि 5 इज अ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, एक्चुअली इट इज अ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, बट उसको डाल दिया सुपरसोनिक। फाइल सेम लाइक कॉमा के बाद फाइल आया, ब्रह्मोस is a solid propelled intercontinental ballistic, but it is a supersonic. Actually BrahMos is a supersonic and Agni 5 is a intercontinental, but उन्होंने उल्टा दिया, इसलिए स्टेटमेंट 2 also wrong, इसलिए इसका आंसर है डी, नन, both the statements are wrong। तो ये आपको याद रखना है कि जब while डाल के दो स्टेटमेंट एग्जैक्टली सिमिलर स्टेटमेंट, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑलरेडी केम प्रीवियसली पीवाईक्यू में। इस टाइप के एक दो क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। जब भी ऐसे मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल्स का क्वेश्चंस होता है, तो उसमें ऐसे ट्रिक अप्लाई होती है, एंड ये क्वेश्चन आपका सही हो जाता है, ओके। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, हाउ मेनी आर करेक्ट स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द मर्क्यूरी पोल्यूशन। मर्क्यूरी पोल्यूशन के बारे में आपका क्या सही है, क्या गलत है, ओके। व्हाट इज मर्क्यूरी पोल्यूशन के बारे में, व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। अभी देखो फर्स्ट स्टेटमेंट देखो आप, गोल्ड माइनिंग एक्टिविटी इज अ सोर्स ऑफ, किसी भी चीज का सोर्स ऑफ मर्क्यूरी पोल्यूशन। पोल्यूशन का सोर्स जब देते हैं ना, पोल्यूशन का सोर्स, करेक्ट सोर्स देते हैं, यूपीएससी विल गिव द करेक्ट सोर्स ओनली। गोल्ड माइनिंग एक्टिविटी इज अ सोर्स, हियर ओनली सोर्स नहीं लिखा है, इज अ सोर्स, इज अ सोर्स,
मतलब कैसे नहीं लिखा है कि गोल्ड माइनिंग एक्टिविटी इज ओनली सोर्स ऑफ द मर्क्यूरी पोल्यूशन। यहाँ पे क्या लिखा है, गोल्ड माइनिंग एक्टिविटी इज अ सोर्स, एक सोर्स है, अनेक सोर्स होंगे, बट यहाँ पे ऐसे नहीं लिखा कि गोल्ड माइनिंग एक्टिविटी इज ओनली सोर्स। अगर ओनली सोर्स ऐसे वर्ड आता था तो रॉन्ग था, इसलिए गोल्ड माइनिंग एक्टिविटी इज द सोर्स ऑफ मर्क्यूरी पोल्यूशन इज द करेक्ट स्टेटमेंट। सिमिलरली स्टेटमेंट 2 आल्सो करेक्ट, क्यों, कॉज है, ये कॉज दिया है, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स कॉज मर्क्यूरी पोल्यूशन, मतलब कि सिमिलर लाइक वन, दिस इज आल्सो वन सोर्स, बट इसको कॉज वर्ड लिखा, तो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट इज आल्सो वन सोर्स ऑफ मर्क्यूरी पोल्यूशन, बट उसको कॉज लिया, इधर सोर्स लिखा इधर कॉज लिखा, तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही है क्योंकि ये सोर्स के बारे में पता चल रहा है। बट लास्ट स्टेटमेंट देख लो आप, देयर इज नो नॉन सेफ लेवल, नो वर्ड आया, ये हो ही नहीं सकता, इतने साइंस में इतना डेवलपमेंट होने के बाद कि एक्सपोजर का लिमिट क्या है मर्क्यूरी का वो पता नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। देयर इज नो नॉन सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर टू मर्क्यूरी, ये रॉन्ग हो जाता है। देयर इज सम लेवल ऑफ एक्सपोजर, मिनिमम जितना है उतना अच्छा है, बट यहाँ पे नो सेफ लेवल ऐसे लिखा है कि नो नॉन सेफ लेवल, मतलब कि पता ही नहीं है, ऐसे हो ही नहीं सकता है। इन दिस साइंटिफिक वर्ल्ड देयर विल बी समथिंग, सम वैल्यू ऑफ द मर्क्यूरी एक्सपोजर व्हिच शुड बी नोन, बट यहाँ पे नो नोन लिखा है, नो नॉन सेफ लेवल, तो इजीली आप इलिमिनेट कर सकते हैं थर्ड वाला स्टेटमेंट, इसलिए इसका आंसर हो गया बी, ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 60, हाउ मेनी आर द करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में कितने स्टेटमेंट सही है। अभी इसमें देखो सिंपल, इसमें 100 टाइम्स मैंने एनालाइज कर चुका हूं ऐसे वाले क्वेश्चन। कैन बी जब आता है ना, कैन बी तो करेक्ट हो जाता है, और ऊपर से यूज है, यूज हर एक स्टेटमेंट में यूज बोला है। इट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली एज फ्यूल फॉर इंटरनल कंबशन, इट कैन बी ब्लेंडेड विथ नेचुरल गैस एंड यूज्ड एज फ्यूल, it can be used in hydrogen fuel cell to run vehicles. So can be used, यूज के बारे में जब स्टेटमेंट होते हैं वो सही स्टेटमेंट होते हैं, और ऊपर से मस्ट भी नहीं लिखा है, कैन भी लिखा है, तो these are the keywords UPSC is giving again and again. You guys definitely should look into this PYQ analysis के tricks and techniques, this will definitely help you to crack the prelims. Okay, so इसका आंसर हो गया, all the 3 statements are correct. Now let us move to the question number 61. How many below are shared land border with the Ukraine? अभी देखो यूक्रेन के बारे में लैंड बॉर्डर, दिस इज द फैक्चुअल क्वेश्चन, इसका आंसर है ओनली 2A। बट यूक्रेन के बारे में क्वेश्चन क्यों आया है, क्योंकि रशिया यूक्रेन वार की वजह से आया है, इसका कुछ भी एनालिसिस नहीं है, ओनली 2 इज द आंसर। कौन कौन से कंट्रीज लैंड बॉर्डर कनेक्ट करते हैं यूक्रेन से, दैट यू कैन सी इन द मैप। बट ऐसे वाले क्वेश्चन या तो आपके सही होने हैं या छोड़ देने, यू शुड नॉट टेक द रिस्क इन दिस क्वेश्चंस। ओके, ऐसे वाले क्वेश्चन आपको अगर पता है तभी सॉल्व करना है। अगर आपने ये रशिया यूक्रेन वार के बारे में करंट में होने की वजह से अगर ये देखा है तो सही हो जाता है, अदरवाइज यू कैन लीव दिस क्वेश्चन। ओके, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, विथ रेफरेंस टू अर्थ एटमॉस्फेयर व्हिच इज द करेक्ट स्टेटमेंट। अर्थ के एटमॉस्फेयर के बारे में क्वेश्चन पूछा है। अभी देखो दिस इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है कि द टोटल अमाउंट ऑफ आइसोलेशन रिसीव्ड एट इक्वेटर इज रफली अबाउट 10 टाइम्स। एग्जैक्ट आइडिया दिया ना, अगर एग्जैक्ट इधर रफली लिख रहा है और इधर 10 टाइम्स लिख रहा है, मतलब कि एक डिजिट आया ना, स्टेटमेंट में एक डिजिट आया तो स्टेटमेंट रॉन्ग होता है। ये वाला PYQ एनालिसिस में बहुत बार देखा है कि डिजिट जब भी आता है एक में तो वो रॉन्ग हो जाता है। सिमिलरली इंफ्रारेड रेज कंस्टिट्यूट रफली टू थर्ड ऑफ इंसोलेशन, रफली लिखा है बट उन्होंने एग्जैक्ट वैल्यू दिया है 10 टाइम्स 2/3, तो इसलिए भी रॉन्ग हो गया। सी देखो आप, इंफ्रारेड वेव्स आर लार्जली एब्सॉर्ब्ड, यहाँ पे लार्जली 10 टाइम्स या लार्जली हाफ, लार्जली 2/3 ऐसे लिखा नहीं है। इसमें क्या लिखा है, इंफ्रारेड वेव्स आर लार्जली एब्सॉर्ब्ड बाय वाटर वेपर, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन, दैट इज वर्ड आ गया, दैट इज जैसे इधर आया था दैट आर न्यूट्रॉन स्टार्स, दैट आर वैसे इधर आ गया दैट इज। तो ये ट्रिक्स होती है, अगर आप पूरा वीडियो अच्छे से देख रहे हैं तभी आपको ये वाले ट्रिक्स पता चलेंगे। ओके, सो दिस इज द दैट इज वर्ड कॉन्सेंट्रेटेड इन द लोअर एटमॉस्फेयर। ओके, सो इसलिए ये स्टेटमेंट एक्चुअली द आंसर है, क्योंकि इंफ्रारेड वेव्स आर लार्जली एब्सॉर्ब्ड, यहाँ पे कोई डिजिट नहीं दिया, ओनली लार्जली लिखा है, लार्जली एब्सॉर्ब्ड बाय द वाटर वेपर एंड दैट इज, इधर दैट इज वर्ड आ गया। अभी लास्ट वाला स्टेटमेंट देखो आप,
infrared waves are part of visible spectrum electromagnetic waves of solar radiation। एक फैक्ट दिया है कि इंफ्रारेड वेव्स आर रफली अ पार्ट ऑफ, ऐसे दे सकते थे बट ये नहीं है, इसलिए रफली लार्जली ऐसे वर्ड दिया नहीं है उन्होंने। यहाँ पे जैसे लार्जली लिखा है वर्ड, ये लार्जली वर्ड लिखा है, वैसे इधर लिख सकते थे इंफ्रारेड वेव्स आर अबाउट अ पार्ट और रफली अ पार्ट ऑफ द विजिबल और हाफ द पार्ट ऑफ द विजिबल, मतलब कि यहाँ पे एक डायरेक्ट फैक्ट हो गया, पार्ट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ सोलर रेडिएशन। और जब ऐसे ऑफ, बहुत बार स्टेटमेंट में ऑफ आता है ना कि इंफ्रारेड रेज आर पार्ट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ सोलर रेडिएशन, तो ऐसे एक मतलब कि देखो इंफ्रारेड वेव्स किसका पार्ट है, विजिबल स्पेक्ट्रम का, विजिबल स्पेक्ट्रम किसका पार्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसका पार्ट है, सोलर रेडिएशन का। ऐसे जब पार्ट पार्ट मतलब कि इसका ये पार्ट, इसका ये पार्ट, इसका ये पार्ट, तो ऐसे जब लंबा स्टेटमेंट बना देते हैं ना, जानबूझ के बना दिया है लंबा स्टेटमेंट। इतना ही लिख सकते थे कि इंफ्रारेड वेव्स आर रफली अ पार्ट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम, किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का, सोलर रेडिएशन का। कुछ लिखने का जरूरत नहीं था, बट जानबूझ के डिटेल्स अगर जब भी ज्यादा डिटेल्स देते हैं ना एक स्टेटमेंट में, तो दैट आर गिवन टू मेक द सेंटेंस रॉन्ग। ओके, सो ऐसे आपको पीवाईक्यू एनालिसिस के ट्रिक्स एंड टेक्निक्स डेवलप करने हैं, आपको मल्टीपल टाइम्स पीवाईक्यू एनालिसिस करना है। तो आप टू 62 क्वेश्चंस हमने कवर कर चुके हैं, रिमेनिंग क्वेश्चंस हम जल्दी खत्म करेंगे। 2024 का प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर खत्म करेंगे, उसके बाद फिर से 2011 से लेकर 2024 के पीवाईक्यू का रिवीजन करेंगे अच्छे से व्हाइट बोर्ड पे। हर एक कीवर्ड का एक्सप्लेनेशन हम डिटेल में देखेंगे। ओके, और जिसको पीवाईक्यू एनालिसिस के नोट्स, स्टैटिक के नोट्स, जो भी चीजें पीवाईक्यू एनालिसिस कोर्स में है, वो अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर जस्ट आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। यू कैन गेट दिस कोर्स। ओके, थैंक यू सो मच।